पहला देखते हैं, जनन किसे कहते हैं। परिभाषा करना है जनन की। जनन की परिभाषा हम ऐसे करेंगे, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं जनन यानी रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दूसरा देखिए, जनन कितने प्रकार के होते हैं हमें बताना है। तो देखिए, जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए क्या है, अलैंगिक जनन की दो प्रमुख विधियों के नाम हमें बताना है। तो अलैंगिक जनन में जितनी प्रकार की विधियां होती हैं उनमें से आपको सिर्फ दो ही का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन की कई विधियां होती हैं, लेकिन पहला विधि है उसमें से विखंडन फ्यूज़न, और दूसरा विधि हमें क्या लिखना है, दो ही बताना है। तो दूसरा आपको लिखना है वुडिंग यानी मुकुलन। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। दो पादपों के नाम हमें लिखना है जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनके भाग को अगर काट के लगा दिया जाए तो एक नया पौधा उग जाता है। तो वैसे प्लांट का हमें नाम बताना है दो। तो देखिए, कायिक प्रवर्धन वाले जो पौधे हैं तो हमें पहले नाम लिखना है अंगूर, दूसरा है गुलाब, ठीक है, और तीसरा सजावटी पौधा, ठीक है। तो ये सारे इनके नाम हो गए। पांचवा प्रश्न, किसी एक पौधे का नाम हमें लिखना है जिनमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, यानी पत्तियों द्वारा एक नए प्लांट विकास करते हैं, उस पौधे का नाम हमें बताना है। तो उस पौधे का नाम है बायोफिल्म का पौधा, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। यहाँ पे देखिए ये पत्तियाँ हैं, तो यहीं से एक नया प्लांट ये उगना शुरू कर दिया, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बायोफिल्म का पौधा। ये प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन दर्शाता है, पत्तियों द्वारा नए पौधे का उगना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर, कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परीक्षण यानी जांच क्यों होता है, उसका कारण बताना है। तो इसका कारण देखिए, कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का जांच किया जाता है क्योंकि कायिक प्रवर्धन से प्राप्त सभी पौधे अनुवांशिक गुणों में अपने जनकों के समान होते हैं, तो यही जांच करने के लिए। सातवां देखेंगे, डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो हमें इसका आंसर यहाँ से करना है। देखिए, जनन या कोशिका विभाजन के पहले चरण में डीएनए की प्रतिकृति, ठीक है, बनना आवश्यक है। यह इसलिए ज़रूरी है कि विभाजन के बाद बनने वाली दोनों कोशिकाओं को डीएनए की एक प्रति वाली। आठवां देखेंगे, जीवों में होने वाली विभिन्नता की क्या लाभ है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे समझिए विभिन्नता का महत्व हम यहाँ से करेंगे। किसी जाति के अस्तित्व यानी किसी जीव जाति के अस्तित्व यानी उसको जीवित रहने के लिए, इस धरातल पे अस्तित्व बनाए रखने के लिए विभिन्नता बहुत ज़रूरी है, यानी डिफरेंट। विभिन्नता मतलब होता है अलग अलग जातियाँ, ठीक है, भूमिका अदा रहती है। इसमें विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में जीवों की उत्तरदायिता बनी रहती है। कैसा भी वायुमंडल हो, वे जीव अपने आप को उसमें जीवित रख पाते हैं, वो उतना कैपेबल हो पाते हैं, इसलिए विभिन्नता जरूरी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, पुंकेसर के भागों के नाम लिखना है, कौन से भाग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इस प्लांट में ये क्या है, ये पुंकेसर है। तो पुंकेसर के दो भाग हो गए, एक परागकोश और एक होता है तंतु, ठीक है। क्या आपको लिखना है, यहाँ से देखिए प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पहला होता है तंतु, दूसरा होता है पराग। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे, अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए अंडाशय के भीतर क्या पाया जाते हैं, बीजांड या ओव्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, आपको लिखना है बीजांड। तो आइए देखते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये पूरा अंडाशय है, तो इसके अंदर पाया जाता है बीजांड। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 11, कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागण में होती है। तो कौन सी परागण में कीट भूमिका निभाते हैं वो हमें बताना है। तो प्लांट में फूलों में परागण दो तरीके के, स्वपरागण, दूसरा पर परागण। तो इसमें देखिए, इसमें कीटों की भूमिका होती है वायु के द्वारा, वायु की भूमिका होती है, तो आपको लिखना है पर परागण, इसमें कीटों की भूमिका होती है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12, अगर नर या मादा अंगों में किसी एक अंग का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं। तो ऐसे जीव को कहा जाता है एक लिंगी, ठीक है। तो आपको इसका मतलब क्या समझ में आया। प्रश्न में है अगर नर या मादा में किसी एक अंग का अभाव हो, अगर वो नर है तो मादा के अंग नहीं होंगे, मादा है तो नर के अंग नहीं होंगे। यानी 13 नंबर देखिए, ऐसे 13 नंबर में दो ऐसे जंतुओं का हमें नाम लिखना है जिसमें अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन से जंतु हैं, तो हम आसानी से लिख सकते हैं हाइड्रा, जिसमें मुकुलन होता है, मुकुलन प्रक्रिया असेक्सुअल है, ठीक है। और दूसरा है देखिए स्पाइनोगाइरा। 14 नंबर देखिए, पुरुष में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली द्वारा रचना में स्थित होती है टेस्टिस,
उस रचना को क्या कहा जाता है? तो जो थैलियाँ बनी होती है इसे वृषण कोश कहा जाता है, ठीक है, एस्क्रोटम कहा जाता है। 15 नंबर देखिए, अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग। 16 प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, मनुष्य के अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन की स्त्री के किस जननांग में होता है? तो ये जननांग कहलाता है फिलोपियन नालिका, ठीक है, यहाँ पे स्पर्म और एग जो है वो मिलते हैं, ठीक है। 17 नंबर देखिए, स्त्रियों में यौनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है अपने से कमेंट के माध्यम से, अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ से रिप्लाई कर दूंगा। इसके बाद 18 नंबर देखिए, स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है? ये आपको बताना है। स्त्रियों में लैंगिक चक्र जो है वो 28 दिनों में पूर्ण होता है। 20वां देखिए, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? कार्पस ल्यूटियम एक ग्रंथि होती है अंतस्रावी से जो हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहलाता है। ये फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 देखिए, किन्हीं दो यांत्रिक विधियों के नाम लिखे जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होते हैं? तो यहाँ पे देखिए यांत्रिक विधियाँ मैकेनिकल मेथड में पहला है पुरुषों के लिए कंडोम और दूसरा है स्त्रियों के लिए डायफ्राम या कॉपर्टी, ठीक है। ये दोनों आपको लिखने हैं, यानी आपको पूरा ही लिखना है ऐसे। इसके बाद देखिए 21 में क्या है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले दो लैंगिक जनन संचारित रोगों का हमें नाम बताना है। लैंगिक संचारित रोग इसे STD भी कहा जाता है शॉर्ट में। यहाँ पे देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया द्वारा जो रोग होता है गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है, हमको दो ही बताना है, तो गोनोरिया और सिफिलिस। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 22 नंबर, जीवों में अनुवांशिक गुणों के वाहक क्या हैं? तो अनुवांशिक गुणों के वाहक जो हैं वो गुणसूत्र कहलाता है। तो आपको लिखना है DNA होता है जिसमें उपस्थित गुणसूत्र कहलाते हैं। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्या है, किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता? तो ये कहलाता है अलैंगिक जनन, ठीक है, आपको लिखना है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 24 देखिए, पुटी या सिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है? तो पुटी और सिस्ट का निर्माण जो है ये बहुखंडन या बहुविभाजन में होता है, ठीक है, यानी विखंडन में जो फ्यूज़न होता है उसमें जो होता है एक द्विखंडन होता है, एक बहुखंडन होता है। तो आपको लिखना है विखंडन के अंतर्गत बहुखंडन जो अलैंगिक जनन है उसमें होता है पुटी और सिस्ट का निर्माण। 25 नंबर देखिए, प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो ये रहा अपखंडन या पुनर्जनन, ठीक है। तो ये रहा, ये कौन सा जीव है? प्लेनेरिया, यानी इनके अंग जो हैं कट जाते हैं किसी कारणवश, तो ये दोनों कटे अंग एक नए जीव में बदल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा जीव है, अगर इसका अंग ये वाला और ये वाला कट जाए तो ये दोनों पुनः उग जाते हैं, जैसे छिपकली की पूंछ जम जाता है दोबारा, तो उसी तरीके से ये दो अलग अलग जीव में निर्माण हो जाते हैं, उसे अपखंडन या पुनर्जनन कहा जाता है। ये प्लेनेरिया जीव में ये संभव हो पाता है। 26 नंबर हम देखेंगे, कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? तो कवकों में जो अलैंगिक जनन में होता है बीजाणु जनन, ठीक है, जिसमें देखिए शैवाल कवक शामिल है। 27 नंबर देखिए, ऊतक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो ऊतक संवर्धन जो है पौधे में कायिक प्रवर्धन का उदाहरण आपको लिखना है। कायिक प्रवर्धन का ये उदाहरण है ऊतक संवर्धन, यानी ऊतक यानी एक अलग टिश्यू को काट कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है तो वो लग जाते हैं। 28 नंबर देखते हैं, पुरुषों का सबसे मुख्य जनन अंग क्या है? तो हम सभी जानते हैं टेस्टिस यानी वृषण। 29 नंबर देखिए, मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो उस ग्रंथि को कहते हैं प्रोरस ग्रंथि, ठीक है। यह मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि है। इसके बाद देखिए 30वां, प्रत्येक स्त्री में कितना जोड़ा अंडाशय पाया जाता है? तो एक जोड़ा पाया जाता है, यानी 2। 31 नंबर देखिए, अंडाणु किस नलिका द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं? तो उसका नाम बताना है। तो वो नलिका कहलाती है फिलियोपियन नलिका। क्या कहलाती है? फिलियोपियन नलिका, ठीक है। इस नलिका द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुंचते हैं।
32 नंबर देखिए, गर्भाशय के निचले संकरे भाग को क्या कहते हैं? तो गर्भाशय का निचला भाग संकरा होता है, जिसे ग्रीवा या सर्विक्स कहा जाता है। इसके बाद देखिए 33 नंबर, कार्पस लूटियम किस प्रकार की ग्रंथि है? ये कार्पस लूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसका जो अगला प्रश्न है, हमें ये पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो यही ग्रंथि से होता है, कार्पस लूटियम से। ठीक है, 34 नंबर सवाल में। ठीक है, देखिए तो कार्पस लूटियम हो जाएगा इसका आंसर। 35 नंबर देखिए, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? तो स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ से संक्रमण होने वाले रोग जो है ट्राइकोमोनासिस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक बीमारी है। तो समाप्त होता है आज का सेशन।